Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 9 चैप्टर 6 हमारा चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे की हेडिंग लिखिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरम हमारे सामने आती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत बेसिक सा मीनिंग है। देखिए मान लीजिए कोई लाइन आपके सामने है, इस लाइन का नाम हमने ले लिया M। ये जो M लाइन है ये पैरेलल है इस L लाइन के, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि M इज पैरेलल टू L, ऐसा हमें गिवन है। फिर हमने आगे देखा एक और लाइन है N, ये जो N लाइन है ये भी इस L लाइन के पैरेलल है, तो हमने लिख दिया N इज पैरेलल टू L। ये दोनों लाइनें इस लाइन के पैरेलल हैं, ये गिवन है, इसको मान लीजिए आप गिवन। तो हमें प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल हैं क्या, M पैरेलल टू N है क्या। चलिए कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए अब इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक दो छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको सिखाता हूं। पहले आप यहां पे आइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये M और N दो पैरेलल लाइंस है, तो हमने लिख दिया M इज पैरेलल टू N, ये दोनों पैरेलल है। एक और लाइन ऐसी बना रहा हूं मैं जो इन दोनों को क्रॉस करके जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। जो दो पैरेलल लाइन को काटती हुई निकल जाए उसको हम ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं, आपको एंगल्स पे गौर करना है। देखिए यहाँ एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने एंगल बने यहाँ पे? 8 एंगल्स बने। अब आपको मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहली टर्म मैं यूज कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप देखिए जैसे ये ट्रांसवर्स के, आप उस साइड में देखिए पहले कितने एंगल आ रहे हैं, 1 2 5 6, ये 4 एंगल हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक छोड़ के एक लेना, हमें 1 के पास वाला छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। 1 के पास में कौन है? 5, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, दूसरा 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, फिर इस तरफ वाले देखेंगे तो 4 इक्वल टू 8, और फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 इक्वल टू 7। तो ये जो 4 एंगल्स हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आपस में इस तरीके से इक्वल होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये पहली बात हमें समझनी है किस चीज को लेके, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर कोई दो लाइन है और एक ट्रांसवर्स है और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कोई भी एक, चाहे ये इक्वल हो जाए ये कोई भी एक पेयर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है तो फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल मानी जाती है। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, और करस्पॉन्डिंग इक्वल्स तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल की। नेक्स्ट बात पे आते हैं। सेकंड चीज होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यहाँ पे क्या मतलब है, पहले तो समझिए इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है। इंटीरियर एंगल का यहाँ पे मीनिंग है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है इन दोनों के अंदर की तरफ जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल है। इन दोनों के अंदर कौन कौन से एंगल है? देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? 2 3 5 8, यानी 2 3 5 8 हमारे इंटीरियर एंगल है, और जो बाहर है उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमें देखना है पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स, यानी मैं 2 3 5 8 की बात कर रहा हूं, उसमें भी मैं बात कर रहा हूं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब हमें ऐसे क्रॉस में देखना है, 3 और 5 को देखना है, 2 और 8 को देखना है। ये क्या हो जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा।
इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्रॉस में अंदर की साइड में आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है। और एक लास्ट बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्या मतलब है, ये कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इसका क्या मतलब, देखिए ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, इसके एक तरफ जाना हमें, या तो लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए। अगर मैं इस ट्रांसवर्स के लेफ्ट में लेता हूं और इंटीरियर एंगल्स की बात करता हूं तो कौन आते हैं, 3+8। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, या इस ट्रांसवर्स के राइट वाले एंगल देखिए, इन दोनों को। ये जो दोनों एंगल्स का सम है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, हमेशा 180 होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 बातें बताइए मैंने आपको, स्टार्ट करने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहली बात हमने सीखी है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ट्रांसवर्स के लेफ्ट या राइट में देखना है। ये उठाया तो इसके पास वाला छोड़ के नेक्स्ट दे लो, ये लिया तो इसके पास वाला छोड़ के नेक्स्ट लो, यानी एक छोड़ के एक लेना आपको। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से और समझा देता हूं, देखिए आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ऐसे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो एंगल्स बने हैं ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर हमने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एंगल कौन से, इंटीरियर होने चाहिए जो कि अंदर की तरफ है, और ये जो क्रॉस में बन रहे हैं ऐसे 3 और 5 इक्वल होंगे, 2 और 8 इक्वल होंगे, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और लास्ट चीज हमने सीखी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, यानी ट्रांसवर्स के एक ही तरफ होने चाहिए, या तो लेफ्ट में या राइट में, और इंटीरियर होने चाहिए, यानी 3+8 हो या 2+5 हो, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जिसका भी सम 180 होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, लास्ट क्लास में सीखी थी, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या था, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो हम प्रूव कर रहे थे लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इसको मुझे प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसवर्स बना दूंगा यहाँ पे। ये लीजिए मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन बना दी, मैंने लिखा इस एंगल का ये 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 है। क्लियर, अब देखिए अगर m पैरेलल टू n है, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है मुझे जल्दी से बताइए आप। इसका रिजल्ट देखिए, m और l पैरेलल है, m और l पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स है तो क्या एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बताइए कि अगर n और l पैरेलल है, ये लाइन और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो क्या एंगल 1 और 3 इक्वल होगा। मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, लिख सकते हैं, इससे सेम है बिल्कुल। तो 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। एंगल 2 अगर 3 के इक्वल हो गया, 2 3 के इक्वल हो गया, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या मिल गया हमें, m पैरेलल टू n, और ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। ये उसका कन्वर्स हो गया। ये लीजिए आपका प्रूफ। तो 2 स्टेप का प्रूफ था, बहुत सिंपल थ्योरम थी हमारे लिए ये। चलिए आगे चलते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए एग्जांपल 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक PQ लाइन है, यहाँ पे एक RS लाइन है,
ये XM है, ये YM है, ये एंगल 135 है, ये एंगल 40 है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, ये कह रहा है PQ पैरेलल टू RS है। देखिए PQ और RS हमारे सामने पैरेलल हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है एंगल MXQ 135 हमें दिख रहा है, MYR 40 डिग्री हमें दिख रहा है। ये कह रहा है फाइंड एंगल XMY। XMY को देखिए कहाँ पे है, ये X है, ये M है, ये Y है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। चलिए, मुश्किल लग रहा है देखने में तो, पर हम कुछ करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे बीच का एंगल, हमें थोड़ा सा यहाँ पे है ना एक्सटेंशन चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PQ एट M, यानी M पॉइंट पे हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो PQ के पैरेलल हो। तो देखिए PQ ये लाइन है, इसके पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कर सकते हैं ऐसी लाइन ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दी। अब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, देखिए अच्छे से आंसर देंगे आप लोग। पहले तो मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल QXM प्लस PXM, ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे, जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन है ये, कि ये वाला एंगल प्लस इसके बगल वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे। तो देखिए लीनियर पेयर दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने भी एंगल बनेंगे एक साइड में, सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो। ठीक है, QXM मुझे दे रखा है 135 डिग्री और PXM मुझे फाइंड करना है। ये लीजिए मेरे सामने आ गया एंगल PXM, 180 में से 135 माइनस कर दीजिए, ये बच गया 45 डिग्री। पहली बात तो मुझे ये मिल गई, तो मैंने यहां पे लिख दिया 45 डिग्री। किसी को दिक्कत यहां तक, इजी है ये तो, ठीक है। अब मुझे बताइए PQ पैरेलल है इस लाइन के, इसका नाम दे देते हैं हम। अब मुझे दिख रहा है कि PQ पैरेलल टू TU है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो मुझे बताइए क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल PXM इक्वल टू एंगल QMX। ये क्यों इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, पूरा नाम बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख रहे हैं आपको, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया, दो लाइंस है और ये क्रॉस में एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो और इन दोनों की वैल्यू देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल QMX हो गया है 45 डिग्री। PXM 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। क्लियर यहां तक। चलिए उसी तरीके से देखिए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी, कि लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक और चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं कि RS पैरेलल टू TU। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, थ्योरम 6.2 के लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हो गई हैं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एंगल RYM इक्वल टू एंगल QMY इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों हो गया ये, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो गए हमारे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहां मैं अलग से लिख देता हूं QMY इक्वल टू 40 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें जो एंगल फाइंड करना था कौन सा, XMY, उसको ले रहा हूं मैं। एंगल XMY को जरा अच्छे से देखिए, XMY दिख रहा है क्या आपको, XMY, ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, पूरा एंगल चाहिए। तो ये XMU और UMY या UMX और UMY हो सकता है, ये एंगल UMX और एंगल
QM y के बराबर हो जाएगा, QMX मेरा 45 है, ये मेरा 40 है, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 85 डिग्री। ये लीजिए एंगल XMY आ गया मेरा 85 डिग्री आंसर। बहुत ही सिंपल था। बस इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक ये एडिशनल काम करना पड़ता है कि इस M पॉइंट पे एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। जब तक ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक बात तो इसको याद रखना कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन इन दोनों के। जैसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की उसके बाद अपना काम आसान, ये 135 तो पास है, 45 ये 45 तो ये 45 ये 40 तो ये 40, तो दोनों को ऐड कर लो, 45 प्लस 40 कितना हो गया 85, आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख के भी सीखना है और डायग्राम में भी सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये लिख तो कोई भी सकता है, चीज है कि आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब डायग्राम में आप इस चीज को समझ जाओगे फिर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझना कैसे, ये 135 है तो इसके पास वाला एंगल निकाला, ये निकाला तो इससे ये निकल गया और इससे ये पता चल गया और इन दोनों को ऐड किया तो जो हमें फाइंड करना है वो हमें दिख रहा है। अब जो समझ में आया उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए यहाँ। क्लियर? तो डायग्राम में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है बजाय कि लिखने के। लिख आप बाद, अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से लिख दोगे, लेकिन आपने अगर इसको रटा कि ऐसे 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 कर देंगे तो फिर आप भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम से ही चीजें याद होती है। ऐसी चीजें लिखी भी याद, बहुत बच्चे होते हैं वो मैथ्स को याद करने लग जाते हैं कि ये याद कर लिया। ये साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो नहीं है कि आपने पढ़ा और याद हो गया, ये प्रैक्टिस का खेल है। डायग्राम में आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसे ये स्टेप, अगला स्टेप अपने आप निकलता है, यहाँ याद नहीं करना होता, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपका दिमाग अपने आप बोलेगा अच्छा ये पता है तो ये पता चल जाएगा, ये पता है तो ये पता चल जाएगा, ये पता है तो ये पता चल गया, आप टोटल देख लो आंसर आ गया। तो ऐसे स्टेप स्टेप अपने आप निकलते हैं। तो मैथ्स को याद मत कीजिए, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको मैं क्रिकेट के शॉट सिखा दूं, याद करवा दूं कि बॉल ऐसी आए तो ऐसे शॉट मारना है, बॉल ऐसी आए तो ऐसे शॉट मारना, आपने खूब याद किया, फिर आप क्रिकेट खेलने गए तो वहां जब बॉल आएगी तो आपको याद किया हुआ याद रहेगा या प्रैक्टिस की भी याद रहेगी? वहां बैट आपका अपने आप चलना चाहिए। वो कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करके जाओगे कि फुल टॉस बॉल आएगी तो लेग में छक्का मारना है, वहां जब फुल टॉस बॉल आएगी तो आपको याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि करना क्या, इतने बोल्ड हो जाओगे। ठीक, तो मैथ्स को याद मत कीजिए नहीं तो बोल्ड हो जाओगे, पहले बता देता हूं। चलिए आगे चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है पहले तो एक ट्रांसवर्सल बनाइए, तो हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए ट्रांसवर्सल कब बनेगी, पहली बात तो दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ये लीजिए हमने दो पैरेलल लाइन बना दी, और फिर एक इसकी ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तो ये लीजिए हमने इसकी एक ट्रांसवर्सल बना दी। ये हमारी दो लाइंस है जो पैरेलल है, M और N, और ये एक L लाइन है जो इसकी ट्रांसवर्सल। इतना हमने बना दिया, ट्रांसवर्सल देखते ही हमने बना दिया, टू लाइंस भी हमने बता दिया। अब आगे क्या कर रहा है, सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बना देते हैं, एक ये है एक ये है, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बना दिए। अब आगे क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये जो इनका एंगल बाइसेक्टर बनाइए। एंगल बाइसेक्टर आप जानते हैं कैसे बनता है, तो इस एंगल को आधा आधा कर लीजिए, ये लीजिए मैंने आधा कर दिया, इसको भी मैंने आधा कर दिया, ठीक है ऐसे कर दिया मैंने। तो आप मुझे बताइए, इधर एंगल अगर x है तो इधर भी x है, इधर एंगल अगर y है तो इधर भी y है। अब इसके नाम दे देते हैं, ये O मान लीजिए, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए, ठीक है। और कुछ इसके नाम दे देते हैं, चलो लाइंस के नाम थोड़े अच्छे दे देते हैं। ये AB लाइन मान लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं, और इसको EF मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ये डायग्राम समझ में आएगा। तो क्या समझ में आया, AB और CD दो नॉर्मल लाइंस थी, EF एक ट्रांसवर्सल है, और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इनके बाइसेक्टर हैं OQ और PR। अब ये क्या कर रहा है
कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है OQ पैरेलल टू PR, ये चीज हमें गिवन है। अब आधे लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये गिवन कहाँ है, तो देखिए दोबारा, बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। तो क्या OQ और PR बाइसेक्टर्स हैं, दिख रहे हैं हमें करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स, ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, हमें प्रूव करना है AB और CD पैरेलल है क्या, हमें प्रूव करना है प्रूव AB पैरेलल टू CD। ये इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखिए कोई डायग्राम नहीं दिया, कुछ भी गिवन नहीं दिया, ढंग से देखा जाए तो सीधा प्रूव करने के लिए कह दिया। तो आधे लोग तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा छोड़ देंगे, भैया समझ ही नहीं आ रहा हमें तो क्या है, पर जिसको डायग्राम समझ में आया है वो अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा। देखिए हमें गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, समझिए इस बात को, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो देखिए क्या हो रहा है, अच्छे से देखना, मैंने लिखा सिंस OQ पैरेलल टू PR, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा अच्छे से देखना, मैं साइड में दोबारा बना रहा हूं, ये दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं और ये लाइन एक क्रॉस कर रही है, ये ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है। तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। अगर दो पैरेलल लाइंस है, एक करस्पॉन्डिंग लाइन है, सॉरी ट्रांसवर्स लाइन है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू देखिए, ये वाली चीज, मैं ये वाली चीज बनाई, इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है, क्या x और y इक्वल है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये इसके पैरेलल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल POQ इक्वल टू एंगल OPR, क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको EOQ इक्वल टू OPR लिख दिया, EOQ इक्वल टू OPR, ये इक्वल हो गया है। अब देखिए अगर दो चीजें इक्वल होती है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टू ऑफ एंगल EOQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPR। अगर दो चीजें इक्वल है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब देखिए EOQ का अगर मैं डबल करता हूं, EOQX है, इसका डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो क्या ये EOB बन जाएगा, क्या इसको मैं एंगल EOB लिख सकता हूं, देखिए x था, डबल किया तो 2x हो गया, ये बन गया। इसी तरीके से OPRY है, इसका डबल किया तो 2y हो गया, तो ये क्या OPD हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, अच्छे से देखना इसको, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया है। तो क्या ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, AB और CD लाइन के। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, AB इज पैरेलल टू CD, क्यों, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल सिखा है कि दो लाइन से अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। ये लीजिए मेरा प्रूव हो गया, हेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। सारे एग्जाम्पल ही इतने अच्छे आ रहे हैं तो सोचिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने अच्छे हों। चलें आगे, चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ये कहता है फिगर 6.22 को देखिए, ये मेरे सामने फिगर है 6. बड़ी अच्छी फिगर है, इसमें कह रहा है AB पैरेलल टू CD है। देखिए AB कहाँ है, ये AB है
और ये CD है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहते हैं CD पैरेलल टू EF है, AB पैरेलल टू CD है, फिर CD पैरेलल टू EF है। रिजल्ट क्या मिला, तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो पहली बात तो मैं गिवन लिख सकता हूं AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ऐसा हमें गिवन है। ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। फिर ये कहता है EA परपेंडिकुलर टू AB, ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू AB, जल्दी से देखो EA कहाँ है, ये EA है, ये AB के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, एंगल BEF 55, BEF देखिए ये BEF, ये जो एंगल दिया हुआ है ये हमारा 55 है, बहुत सही। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, x, y, z की वैल्यू चाहिए अपने को, बहुत अच्छी बात है। चलिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा एंगल BAE इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये अगर 90 डिग्री है ना, पहले आप डायग्राम में समझिए इस चीज को, फिर मैं लिख के बताता हूं। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों? फिर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, फिर ये अगर 90 डिग्री है तो ये पूरा भी 90। ये समझ में आया क्या आपको? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल BA प्लस एंगल FA बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? मैं सीधा यहां से यहां चला गया कि ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक चीज सिखाई थी मैंने कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ऐसी मैंने बात आज जब सेशन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में बताई थी। दिखाऊं आपको? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये बात उठा दिख रही है आपको कि दो पैरेलल लाइंस है, एक ही साइड के दोनों को अगर मैं ऐड करूं 2 + 5 3 + 8, 2 + 5 3 + 8 कितना होता है 180। यही मैं वहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों 180 है, ये अपने पास 90 है, तो एंगल FEA कितना हो गया? एंगल FEA हमारे पास हो गया 90। अच्छी बात है, वो 90। अब ये FEA का मतलब क्या है? यहाँ पे Z + 55 मिलके 90 बना रहे हैं, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बता दीजिए। क्या आ गया? 45, सॉरी 35। ये कितना हो गया? 35। क्लियर? तो पहला एंगल हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये लीजिए हमारा एंगल Z की वैल्यू आ गई है 35। ठीक है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, ये जो EB है अच्छे से देखना, ये जो EB एक ट्रांसवर्सल है और ये CD और EF पैरेलल लाइंस है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बाहर बना के दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा। देखिए आपको ऐसा बना, EF है और ठीक है, अच्छे से देखना आप, ये एंगल 55 है, तो और अच्छा। अब मुझे बताइए, ये एंगल अगर 55 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? क्या ये ट्रांसवर्स के एक ही तरफ है दोनों एंगल्स और दोनों इंटीरियर एंगल हैं इन दोनों के बीच में है? देखिए तो ट्रांसवर्स के एक ही साइड है, दोनों इंटीरियर हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? फिर 180 होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल FET
एफ डी प्लस एंगल y मान लेते हैं इसको, y गिवन है अपने पास। ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी से बता दो। एफ ई डी यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्यों 180 होना चाहिए? सेम यही वाली बात बोल रहा हूं। तो इससे मेरे पास ये 55 डिग्री गिवन है, ये y है, तो जल्दी से बता दो y की वैल्यू कितनी आ गई। 180 में से 55 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 125। ये लीजिए, एक आंसर और आ गया, एक z आ गया हमारे पास, एक y आ गया। अब हमें निकालना है x को। तो x कैसे निकलेगा, देखिए x का भी मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, अच्छे से देखना। देखिए ये दोनों लाइन अच्छे से देखिए, एक लाइन बनी हुई है, दो लाइन बनी हुई है, और ये ऐसे ट्रांसफर। देखिए ये एंगल बना रखा है y, ये एंगल बना रखा है x। अच्छे से देखिए इसको, क्या ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? जल्दी से देखिए, क्या ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है? बिल्कुल है। तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। मैं लिख सकता हूं नाउ y इक्वल टू x, क्यों हो गया? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जितना y है उतना ही x हो जाएगा, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 125। ये लीजिए तीनों सॉल्व हो गए हैं, x की वैल्यू आई है 125, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू भी आई है 125, और ये दोनों 90 थे तो 55, और ये बच गया 35। ये लीजिए z, x और y तीनों हमने सॉल्व कर दिए, बहुत सिंपल है हमारे लिए। क्लियर? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, ए बी पैरेलल सी डी है, जल्दी से देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। फिर ये कहता है सी डी और ई एफ भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट ही, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी तीनों आपस में पैरेलल है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, याद रखना इस बात को। चलिए अब ये कह रहा है y और z की वैल्यू है 3 और 7, तो y इक्वल टू मैंने 3x मान लिया, z इक्वल टू मैंने 7x मान लिया, लेकिन यहाँ x तो है ही, तो x की जगह अपन कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं। इसको 3a मान लिया, ये 7a हो गया। चलिए अब मुझे बताइए, ठीक है, जरा इस जगह को देखिए, ये जगह दिख रही है आपको, ये वाली जगह। अगर ये y है तो क्या इसको मैं y लिख सकता हूं? कैसे? तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए मैंने लिखा एंगल B को नाम दे देते हैं O, मैंने लिखा DPQ इक्वल टू एंगल OPC। कौन से दो एंगल इक्वल कह रहा हूं मैं? मैंने कहा ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, क्यों? जल्दी से बताइए रीजन। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये y है तो ये भी y हो गया, सही बात है। फिर मैंने यहां पे लिखा कि एंगल y प्लस एंगल z मिलके 180 बनाएंगे। जल्दी से बताओ क्यों बना रहे हैं y प्लस z? मैं इस y और इस z की बात कर रहा हूं, ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? सेम पिछली बात कि ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स के एक साइड में और दोनों इंटीरियर एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो सप्लीमेंट्री होता है, वो याद रखनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स आर सप्लीमेंट्री, ये वाली बात है, ठीक है। तो y प्लस जेड 180 हो गया, और y की वैल्यू 3a, z की वैल्यू 7a, ये लिख दिया 3a प्लस 7a इक्वल टू 180। ये 10a की वैल्यू 180, यानी a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। a अगर 18 है तो जल्दी से बता दो, y हो गया 3 इंटू 18, ये हो गया 54 डिग्री, और z हो गया 7 इंटू 18। 7 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो।
ये हो गया 126। तो y और z तो हमारे पास यहाँ निकल गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है जल्दी से x बता दो। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या x प्लस वाई भी तो 180 होंगे? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री? तो x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 54 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू वापस कितनी निकल के आ गई 126 डिग्री। ये लीजिए, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, z भी पता चल गया, सब पता चल गया। बड़ा ही सिंपल था। यानी ये हमारा हथियार है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये बार बार हम यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे, इसको अच्छे से याद कर लो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी है। जल्दी से देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी दिख रहा है, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, यानी यहां एंगल 90 डिग्री है। चलिए आगे एंगल जीईडी 126, जीईडी दिख रहा है क्या आपको? ये जी है, ये ई है, ये डी है, ये पूरा एंगल दे रखा है 126 डिग्री। बहुत अच्छे। जल्दी से बताओ एजीई, एजीई कहां पे है? एजीई, एक तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, फिर जीईएफ, फिर ये छुटकू एंगल पूछा जा रहा है, उसके बाद एफ जीई, ठीक है। ये तीन एंगल हमसे पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जीईएफ दिख रहा है। देखिए मैंने लिखा कि एंगल जीईडी, इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, देखना। जीईडी के दो टुकड़े हो गए, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, ये दोनों मिलके 126 दिए हुए हैं। और जीईएफ का तो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन इसका मुझे पता है 90 डिग्री गिवन है। तो जल्दी से बता दो जीईएफ कितना हो गया? ये हो गया 36 डिग्री। 126 में से मैंने 90 डिग्री निकाला। तो देखिए 126 था, तो इधर कितना बच गया? 36। क्लियर है यहां तक? पहला एंगल मुझे मिल चुका है। अब देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये अगर 90 डिग्री है, अच्छे से देखना जरा, मिस नहीं कर जाओ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना 90 होगा? क्यों? ये क्रॉस में एंगल से देखो ऐसे बन रहे हैं। ये एंगल मैंने बताया था इसके इक्वल होता है क्रॉस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 90 है, तो क्रॉस में इधर भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खैर इसको मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी मैं काम चला सकता हूं, तो हटा ही देते हैं। सब उड़ गया, कोई बात, पड़ा रहने दो। देखिए आगे, ये 90 है, ये पूरा 126 था, तो ये हमने कितना निकाला था अभी जल्दी से बताइए? ये हमने सॉल्व किया था 126 माइनस 90, ये 36 आ गया। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, इसको ऐसे देखिए आप लोग, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नाम देखिए, इसका नाम ए है, इसका नाम जी है, इसका नाम ई है, इसका नाम डी है। तो कौन से दो एंगल इक्वल हो रहे हैं? मैं लिख रहा हूं एंगल ई जी ई इक्वल टू एंगल ई डी, और ये दोनों है 126 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए जी ई निकल के आ गया मेरा 126 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 126 है, तो ये पूरा भी कितना निकल के आ गया? 120।
अब ये 126 है तो इसके पास वाला एंगल कितना होगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल AGE प्लस एंगल FGE दोनों मिलके 180 बनाएंगे। क्यों ये दोनों मिलके 180 क्यों बना रहे? एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही तरफ के जो लीनियर पेयर के एंगल से उनका सम क्या होता है? हमेशा सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर याद रखना है, यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में काफी यूज किया था। तो AGE हमारे पास 126 है, तो जल्दी से बता दो FGE कितना हो जाएगा? 180 में से 126 निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 54 डिग्री। कितना बचेगा? 54। 36 नहीं, 180 माइनस 126 करेंगे तो कितना बचेगा? 54। ये कितना निकल के आया? 54 प्लस 126, इन दोनों को ऐड कीजिए, 180 हो रहा है, ये 180 हो रहा है, ये 126 है, ये 90 प्लस 36। ठीक है, परफेक्ट। दोबारा से देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाता हूं इसको आपको, टाइम दीजिए। देखिए हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, इस सबसे पहले हमने लिखा एंगल GED इक्वल टू, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, GEF FED। देखिए इस 126 के दो टुकड़े कर दिए, ये वाला और बचा हुआ। ये GED मुझे दे रखा है 126, ठीक है, ये 126 दिया हुआ है, और GEF मुझे फाइंड आउट करना है, और ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया। तो इससे GEF कितना निकलेगा? 126 माइनस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पे आ गया कि एंगल GEF जो है ये 36 बन गया, क्योंकि टोटल 126 था, 90 हटा देंगे तो पीछे बच गया 36। सेकंड, फिर मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ये जो पूरा एंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये जो 126 है ये भी 126 बनेगा। क्यों? इससे मुझे समझ में आया डायग्राम से, ये वाला एंगल जो है ये पूरा इसके बराबर है। क्यों बराबर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों। ये 126 है तो ये भी कितना हो गया? 126 हो गया। ऐसे करके मेरा AGE निकल गया। अब ये 126 आ गया तो इसके पास वाला, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 180? लीनियर पेयर के एंगल से। तो ये 126 है तो पास में 180 में से माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 54। ऐसे करके ये तीनों एंगल्स मेरे सामने आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है PQ पैरेलल टू ST है। PQ कहाँ है? ये PQ है, ये ST के पैरेलल है, बहुत अच्छा। और एंगल दे रखा है 110, ये लीजिए एंगल 110 है, ठीक है। ये एंगल 130 है, ठीक है। फाइंड एंगल QRS। QRS कहाँ है? ये एंगल हमें पता करना है। बड़ा टफ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? इसने हिंट दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R, कि ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ये लीजिए हमने एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी ST के पैरेलल, यहाँ इसका नाम ले लेते हैं Q, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, अच्छे से देखना, बहुत सिंपल है। देखिए पहली चीज, मैं इतना डायग्राम बनाता हूं आपके साथ। ये एंगल मुझे 110 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। सिखाया था आपको कि ट्रांसवर्स के एक ही तरफ अल्टरनेट एंगल्स का सम होता है 180। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखिए जरा अच्छे से, एंगल PQR प्लस एंगल QRQ ये मिलके बनाएंगे 180। क्यों होगा? कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इसको मैंने कहा था अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है। PQR मुझे 110 दिया हुआ है, तो QRQ कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। यहाँ URQ मेरा हो गया 180 में से 110 माइनस कीजिए, आ गया 70 डिग्री। बहुत अच्छे, तो वो 110 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये एंगल हो गया है मेरा 70 डिग्री। सिमिलरली इस साइड देखिए, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके भी 180 बनाएंगे।
तो सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी आर एस, ये मिलके भी 180 बनाएंगे, सेम बात है। टी एस आर मुझे 130 दिया हुआ है, तो जल्दी से वी आर एस का बता दीजिए कितना हो जाएगा। इससे मुझे पता चला एंगल पी आर एस आ गया 50 डिग्री। चलिए, ये पास वाला एंगल मेरा आ गया है 50 डिग्री। अब मुझे बताइए, ये यू आर भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, तीनों मिलके सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये तीनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर याद रखना आपको, ठीक है। अब ये मुझे यू आर क्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, और तीनों का सम 180 है। इससे रिजल्ट निकलेगा एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 70 और 50 हो गया 120, पीछे बच गया हमारा 60 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर, ये 50 है ये 70 है, तो ये कितना रिजल्ट आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल था कि बस एक हिंट इसने दे रखी है कि यहां ड्रॉ करना है, ये 110 तो ये 70 दोनों मिलके 180, ये 30 प्लस 50 दोनों मिलके 180। अब ये तीनों मिलके 180 होने, तो 50 और 70 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, 60 ऐड करने से काम। ये हमने डायग्राम से समझ लिया, ये हमने इस चीज को लिख के दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी कहाँ है, जल्दी से देखिए, ए बी यहाँ है, सी डी के पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। एक एंगल 50 दिया है, तेरा एंगल 50, फिर एक एंगल 127 है, तेरा 127, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। बड़ा सिंपल है, देखिए पहले मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखिए, आप मुझे बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 127 है, तो ये दोनों एंगल मिलके 180 होंगे या नहीं होंगे। ये 127, तो कितना ऐड करूं इसमें कि 180 हो जाए, तो 180 में से 127 हटाइए, ये बच गया 53। ये चीज समझ में आई, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आपको किस पे नजर डालनी है, हल्की सी नजर मारना इस वाली चीज पे, देखो क्या कुछ दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं कि नहीं है। अगर ये एंगल 53 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 53 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 53 निकल गया। ठीक है, ये 53 तो ये 53, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये तीनों एंगल का जो सम है, ये तीनों एंगल 180 होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाले सब एंगल्स जोड़ लें, लीनियर पेयर 180, तो 50 ये है, 50 ये 100 हो गया, तो पीछे बच गया 80, 80 में से 3 गए 77, वाई की आ गई 77, ऐसे वाई निकल गया। तो इससे हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चला, और इन तीनों का सम 180 होगा, तो ये 77 आ गया, बहुत अच्छी बात। अब फिर इधर से देखिए इसको, ये ऐसे करके z बन रहा है, तो ये दोनों एंगल देखिए, इस चीज को याद कर लीजिए, अल्टरनेट एंगल्स को, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे करके जो z बनता है ना, ये ऐसे z बनता है, इसके ये दोनों कॉर्नर्स जो होते हैं ये सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ना काम खत्म, एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया। दोबारा से करके बता रहा हूं मैं, ये आपको डायग्राम में समझाया, अब स्टेप बाय स्टेप अपन इसको वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एंगल और शॉर्ट कर सकते हैं इसको हम, सबसे पहले हम ये वाला निकाले, मैंने लिखा एंगल
ए पी क्यू इक्वल टू एक्स, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर के लिए इन दोनों को मैंने अल्टरनेट माना तो इससे x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 50 डिग्री निकल के आ गई। ये मेरा पहला आंसर, इसको मैंने 50 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे भी देख सकता हूं, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा रहा हूं आपको, और शॉर्ट कर देते हैं इसको, कि ये लाइन ऐसी जा रही है, P वाली लाइन है, ये पॉइंट P है, ये R है। आप मुझे बताइए ये जो एंगल है क्या इसके इक्वल होगा? अब इसके नाम दे देते हैं, देखिए ये A है, ये P है, R है, ये तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, एंगल APR इक्वल टू एंगल DRP, क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अब APR जो एंगल है इसके दो टुकड़े हैं, देखो APR के दो टुकड़े क्या है, एक तो 50 डिग्री और एक Y। तो APR की जगह मैं लिख सकता हूं 50 डिग्री प्लस एंगल Y, और DPR की वैल्यू कितनी है? 127 डिग्री। तो यहां से Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 में से 50 उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 77। ये लीजिए Y आ गया, इधर x आ गया, इधर y आ गया, हमने एकदम कट शॉर्ट कर दिया, अल्टरनेट एंगल से ही दोनों सॉल्व कर दिया। क्लियर? ऐसे और शॉर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror PQ at B। देखिए AB आई, फिर इसने PQ को B पे स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्शन आया, फिर C पे स्ट्राइक किया, और ये ऐसा चला, फिर वापस रिफ्लेक्शन आया, फिर वो D की तरफ चला गया, ठीक है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में मिरर्स पैरेलल थे, तो हमने देखा यहाँ पे गिवन है हमारे पास PQ पैरेलल टू RS, पहली बात, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर, और ऐसा एक 90 डिग्री ड्रॉ कर, तो मैंने 90 डिग्री यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दी। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है, ये I होता है, ये R होता है, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये फिजिक्स का रूल है। इंसिडेंस एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो जितना I है उतना R है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, जितना I होगा उतना ही R होगा, दोनों इक्वल चलेंगे, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट P एंड B पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, C पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, या फिजिक्स का रूल लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जिस एंगल से एंगल आएगा इंसिडेंस एंगल, सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो I इक्वल टू हमारा R हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे, इस चीज को हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे कि एंगल ABC इक्वल टू I प्लस R इक्वल टू 2I, R को मैंने I लिख दिया। देखिए एंगल ABC को देखिए, ये I प्लस R है, इसको 2I लिख सकता हूं क्योंकि I इक्वल टू R है। इसी तरीके से एंगल DCB को भी मैं क्या लिख सकता हूं, I प्लस R है, वो भी कितना हो गया, 2I। तो एंगल ABC और DCB क्या हो गए, बराबर हो गए। इससे मैंने क्या लिख दिया, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब अगर देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, इस डायग्राम को मैं बाहर बना रहा हूं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं
तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होती? अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? इसका रिजल्ट आ गया कि AB इज पैरेलल टू CD। क्या लिखूंगा? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया, और यहीं पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।